इंडिया में मीडिया न्यूज, मीडिया पंचायत आपके साथ लेकर आ रहे हैं अनामिका टॉक्स। और आज हमारे साथ हैं हमारी लॉयर साहिबा, जो कि झारखंड हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के अधिकारों की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में बताए हुए हैं, लेकिन काफी सारे लोग उससे अनजान हैं। तो मैं सुनीता कुमारी जी, वेलकम टू अनामिका टॉक्स। और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो आज धन्यवाद। आप बताएं, कैसा मौसम हो रहा है वहां पर, अभी आपके वहां? थोड़ी ठंड कम ठंड है हो गई पहले से। पहले से कम? ठंड थोड़ी कम तो लग रही है पहले से, बट कैसे वेदर बहुत। हम्म। तबीयत जी ठीक? अच्छा, तो आज आप हमें बताने वाले हैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में। तो कहाँ से शुरू करेंगे आज आप? जी, सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम और आपका बहुत आभार फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लॉ बहुत वाइड है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म करूँ मुझे खुद नहीं पता। बट हाँ, मैं एक चीज हमेशा मानती हूँ कि जो हाउस वाइफ होती है हमारी हमारी आधार स्तंभ होती है। वो है तो हम हैं। बिल्कुल। उनकी वजह से आज अगर हम कुछ कर पा रहे हैं ना, अगर अपनी कंट्री को थोड़ा भी सर्व कर पा रहे हैं, तो उनकी वजह से कर पा रहे हैं। तो चूंकि लॉ बहुत वाइड है, तो उन्हीं के टॉपिक पे आज मैं चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगी कि उनके साथ अगर किसी तरह का ऑफेंस हो रहा है तो उनको किस तरह राइट। से रिलीफ मिल सकता है। तो मैं पहला उनको डेडिकेट करना चाहूंगी। और सारे सही हाउस बात वाइफ को मेरा मेरा प्रणाम रहेगा पहले, क्योंकि उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच। है। सही बात है। और जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो हर कुछ सहकर भी अपने परिवार की खातिर हर हिंसा, हर अब्यूज बर्दाश्त करती रहती हैं, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं। और शायद उन्हें इतना पता भी नहीं होता है, जो कि हमारे गरीब परिवारों से आती हैं, जो कि ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, गांव में है, वो सहती रहती हैं, पर कभी प्रतिरोध नहीं कर पाती हैं इस चीज का, क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता, उन्हें अधिकार ही नहीं पता है अपने। तो किस तरह से वो आगे जाए? तो ये आपने बहुत ही सही सोचा है आज उनको जागरूक करने के लिए। तो कैसे बताएंगे आप? पहले क्या उनके क्या बेसिक अधिकार क्या है एक हाउसवाइफ के या एक नॉर्मल लेडी के? जी, जैसे कि हमारा जो संविधान है ना, जो आधार स्तंभ है सारे सिस्टम का, मैं कह सकती हूँ। हमारे सारे सिस्टम, चाहे वो लीगल हो, गवर्नमेंट का इश्यूज हो, जो भी हो, सबका आधार स्तंभ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे राइट दिए गए हैं, लेकिन एक आम महिला जो होती है ना, जो एक हाउस वाइफ होती है, उनको वो लीगल टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आता है। तो मैं एकदम जनरल टाइप से उसको मैं चर्चा करना चाहूंगी। जनरल जो वो लोग फेस करते हैं, तो मैं उसी राइट। लैंग्वेज में, उन लोगों की भाषा में मैटर को रखना पसंद करूंगी सबसे पहले। और हम्म। कोई लीगल प्रोविजन नहीं बता रही हूँ, बस प्रोसेस बता रही हूँ। और वो हाँ। जो मैं फील हूँ, जो मैंने देखा है, जो लोग फेस करती है, उसके आधार पर डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो संविधान है उसमें तो है ही, प्लस जो रेगुलर जो ऑफेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है? सबसे पहली बात, जैसे महिलाएं जो होती है ना घर में, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बर्तन अगर रहते हैं एक जगह पे तो खटकते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सही तो बात है। छोटी छोटी बातें तो इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो कि इग्नोर नहीं की जा सकती हैं, जो असहनीय हो जाती हैं। चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी तरह का। तो वो क्रुएल्टी, जिसको हम लोग लीगल टर्म में बोलते हैं क्रुएल्टी, मेंटल, राइट। फिजिकल, किसी भी तरह का अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे किसी प्रकार का अनलॉफुल डिमांड हो रहा है, जो उनको लगता है कि नहीं ये गलत है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, उनको ऐसा फील गलत होता है। हुआ। तो उसके लिए हमारे कानून में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे राइट, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो सबसे पहले आया वो हमारा इंडियन पैनल कोड में, जिसको हम लोग सब्सटेंटिव राइट ऑफ लॉ बोलते हैं, जिसमें हमारा अधिकार को बताया गया है। तो सबसे हम्म। पहले तो जी, जी। एम आई ऑडिबल? क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम क्लियर है आपकी वॉइस। जी, तो जैसे कि मैंने बोला, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ उसी चीज से। तो आईपीसी में जैसे हम लोग का एक सेक्शन है 498 ए, जिसको हम लोग बोलते हैं।
तो वो ओके। उन महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि एक शादी करके दूसरे के घर पे जाती है, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, उनके साथ अगर किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरह का, फिजिकल मेंटल कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी तरह का एब्यूज, अपशब्द बोल करके अपमानित किया जाता है, किसी प्रकार का जी डिमांड ऐसा किया जाता है जो कि पूर्ति नहीं की जा सकती है, चाहे जी। वो इकोनॉमिक डिमांड हो या किसी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस हो, कुछ भी हो, तो मेंटल या फिजिकल जो भी होता है, तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इंडियन पैनल कोड इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसमें हम्म 498 एक सेक्शन दिया गया है, जिसके अंतर्गत वो लोग अपना कंप्लेन कर सकती हैं। अब ये कंप्लेन कैसे करेंगी मैं बताती हूँ आपको। उसका 3 प्रोसीजर होता है। सबसे पहले, जैसे जनरल जी। लोग या भी जो भी लोग अप टू डेट हैं वो तो जानते ही हैं, प्लस कुछ लोग, अभी बहुत सारे लोग अवेयर भी हो चुके हैं। तो सबसे पहला तो होता है एफआईआर, जो हम लोग हमेशा सुनते हैं, एफआईआर एफआईआर। ठीक है, तो एफआईआर का भी किस तरह का तरीका होता है एफआईआर का। सबसे पहले तो एफआईआर मतलब क्या, कि अगर किसी के साथ कुछ घटना हुआ, कुछ भी ऑफेंस, जैसे कि मैंने पहले बोला कि फिजिकल, मेंटल जो भी हो, एग्रीड पर्सन, जिसको हम लोग विक्टिम भी बोलते हैं, लास्ट टाइम हमने बोला था, जिसके साथ घटना होती है उसको विक्टिम जो हम लोग बोलते हैं, लीगल विक्टिम टर्म। कहा जाता है। सही। जी। तो एग्रीड पर्सन जिसके साथ घटना हो रही है वो, या फिर वो व्यक्ति जो उससे रिलेटेड हो और उसकी घटना को जानता हो, नॉट नेसेसरी कि जिसके साथ घटना हुई वही जाके हम्म इंफॉर्मेशन दे, दैट इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज नॉट मैंडेटरी। हम्म द पर्सन हु इज रिलेटेड, दैट लेडी और एनी विक्टिम पर्सन, तो वो भी कर सकते हैं उनके बिहाफ में। जैसे जिसके हम्म साथ घटना घटी उसके अपने लोग भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन कैसे होगा, एफआईआर जैसे हम लोग बोलते हैं, तो एफआईआर 2 तरह का होता है। एक तो मान लीजिए कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो लिख पढ़ सकते हैं, वो तो लिखित भी देते हैं। लेकिन मान लीजिए जी ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको एजुकेशन का साधन नहीं मिल पाया, नहीं पढ़ पाई, अगर उनके साथ इस जी। तरह की घटना हो रही है, और वो सोचती है मुझे तो लिखना नहीं आता, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे कंप्लेन करूं, तो उनके लिए हम लोग, ये सुविधा होता है फर्द बयान, जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल टर्म में। फर्द बयान क्या होता है, कि आप ओरली जाकर के बताओ कि मेरे साथ ये घटना हो रही है, जो मेरे लिए असहनीय हो गई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसको, वो जो आप भर्बली बोलते हैं, जो बोलकर बताते हैं पुलिस अथॉरिटी के सामने, उसको पुलिस अथॉरिटी का ड्यूटी होता है कि उसको वो लिखे, नोट डाउन करें, नोट डाउन करें और आपको पढ़ के सुनाएं कि आपने जो आप बीती बताई, इस तरह से मैंने लिखा है। तो उसके हम्म बाद वो महिला या तो अपने अंगूठे का निशान, या फिर अगर लिखना, साइन करना जानती है तो वो साइन कर सकती है। तो एक फर्द बयान होता है, एक होता है लिखित होता है। सपोज दैट कि आपके साथ घटना होती है, उसके बाद घटना होने के बाद होता है क्या ना, कि एफआईआर करने हम गए पुलिस के यहाँ पे। सपोज दैट कि कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करना चाहती है, हम्म किसी भी कारण से, कोई भी कारण से टाल मटोल कर दे, कि उसको ये लगता है कि इसको तो कुछ लीगल टर्म आता नहीं है, चलो अभी मुझे मूड नहीं, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर द रीजन। तो उसमें क्या होता है कि अगर पुलिस डिनाई करता है ना, पुलिस अथॉरिटी, जो कि उनकी ड्यूटी होती है करना, चाहे जीरो एफआईआर के माध्यम से करे, चाहे डायरेक्ट अपने जुरिस्डिक्शन, अपने क्षेत्राधिकार में करे, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू डू दिस। राइट। इफ दे डिनाई, तो वो लोग तब क्या कर सकते हैं, तो उनके पास दूसरा रास्ता होता है, एसपी के पास। हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं हमारे, जिसको एसपी हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं। तो उनके यहाँ पे भी आप उसी एप्लीकेशन को भेज सकती हैं कि सर मैं गई थी अपने थाने में, नजदीकी थाने में, और दे हैव नॉट टेकन माय कंप्लेन, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो जो भी है उसको आप उनके पास भेज सकते हैं। पर एक ये है कि वहां तक वो पहुंचेंगी कैसे, मतलब अगर यहाँ पर ही वही मैं पुलिस इंस्पेक्टर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं लिख रहे हैं, तो वो ऊपर तक जी जाने की जी जी मैं सोचेंगी ही वही, नहीं। नहीं वही तो बात है ना, तो वही तो जानकारी देना मेरा काम है ना, कि उनका वो जी। अधिकार, जैसे मैं कानून का अधिकार का बात कर रही हूँ, तो उनका जो हाँ। अधिकार है वही मैं बता रही हूँ कि वो क्या कर सकती है, क्या स्टेप ले सकती हैं। तो जैसे लास्ट टाइम भी जब हमारा डिस्कशन हुआ था, तो मैंने बोला था वर्चुअल कंप्लेन। राइट। लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके साथ दिक्कत होता है, तो उनके रिलेटेड पर्सन भी, अगर वो अपना ग्रीवांस बताती हैं कि हाँ मेरे साथ ये घटना हो रही है, मुझे ये दिक्कत है, तो उनसे रिलेटेड पर्सन भी जाके एसपी को हैंड टू हैंड या फिर रजिस्ट्री पोस्ट जैसे करके वो अपना कंप्लेन को भेज सकते हैं। ऑर्डिनरी हम्म पोस्ट अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो जैसे भी करके आप उन तक अपना मनोव्यथा, जो भी आपका पीड़ा है, जो भी परेशानी है, उसको आप एसपी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सपोज दैट कि एसपी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, सपोज दैट कि कोई एक्शन नहीं राइट। लिया, मैंने नहीं लिखा, लिया। मैंने एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया, बट दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, देन व्हाट दे हैव टू डू, नेक्स्ट स्टेप इज, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि
हमारे हर कोर्ट में, हर जिला में एक सिविल कोर्ट है, व्यवहार न्यायालय जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो वहां पे सबसे नीचे मतलब एक मजिस्ट्रेट होते हैं जिनके सामने हम लोग कंप्लेन लॉन्च करते हैं। तो तब आती है आपके लॉयर की बारी। लॉयर की बारी जैसे आती है, तो जैसे पहले भी मैंने बोला था, लीगल एड के बारे में बोला था कि लॉयर की राइट, जब हाँ, जब इसके बारे में। जब हम लोग लॉयर के बारे में सोचते हैं तो फिर हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो गरीब हैं। जिनके पास है, डोंट नो वरी, बट जिनके पास नहीं है वो ये सोचने लग जाते हैं कि मैं कैसे अपॉइंट करूं। तो हम्म, वहां पे लीगल एड है, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, उनसे सेक्रेटरी होते हैं वहां पे, उनसे मिल करके आप अपनी व्यथा बता सकती हैं, अपनी पीड़ा बता सकती है कि मेरे पास ना तो आर्थिक स्थिति सही है, ना ही कुछ है, और मेरे साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो वो करके आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर प्रोवाइड करेंगे। दैट इज देयर ड्यूटी। नॉट अच्छा, इवन यू हैव टू पे 1 रुपी टू द लॉयर। ठीक है। राइट। तो वो एक सुविधा हो गया उनके लिए कि लीगल एड के थ्रू भी आप लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आती है लॉयर की ड्यूटी। तो लॉयर की ड्यूटी हम्म, में वही है कि जो आपके साथ जो पीड़ा हुआ उसको आप लॉयर के सामने बताते हैं कि ये मेरे साथ घटना होती है। उसको जो हमारा फॉर्मेट होता है लीगल टर्म में या फिर लॉ में, जो फॉर्मेट होता है उसमें हम अपना कंप्लेंट, उसको हम लोग उसको ड्राफ्ट करके हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने प्लेस करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। जी। जनरल फर्स्ट स्टेप जब की जब अगर हम फर्स्ट स्टेप को अगर हम स्टेप टू स्टेप समराइज करें, तो सबसे पहले अगर किसी पर कोई विक्टिम है सोशल अब्यूज का या डोमेस्टिक अब्यूज का, तो उसे सबसे पहले एफआईआर लिखवानी है। अगर जी नजदीकी पुलिस स्टेशन में नहीं लिखाई जाती, नहीं लिखते, तो आप एसपी के पास जा सकते हैं या उन्हें रिटन बाय लेटर और एनी अदर मेथड आप उन तक वो पहुंचा सकते हैं। राइट। और अगर वहां पर जी भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो फिर आपको जाना है अपने नजदीकी जो भी आपकी एरिया का कोर्ट है, वहां पर आपको मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी ग्रीवेंसेस बतानी है, अपनी दुख बताना है, अपनी तकलीफ बतानी है। वो आपको लीगल एड की तरह के तहत आपको एक लॉयर अपॉइंट करके देंगे, एंड देन जी आपका लॉयर आपकी तरफ से स्टेप्स लेगा। राइट। जी जी मजिस्ट्रेट के सामने जाने के लिए आपको लॉयर का हेल्प लेना ही पड़ता है। तो जैसा कि मैंने अच्छा। बोला कि जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग कैपेबल हैं, दे कैन अपॉइंट द लॉयर। बट पर्सन हु आर राइट। नॉट कैपेबल टू अपॉइंट द लॉयर, दे कैन टेक हेल्प ऑफ द लीगल एड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वो चीज हो गया। अच्छा। तो लॉयर का चिंता भी नहीं करना आपको कि मैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो दिस एंड पैसा दैट। नहीं है, हाँ। वो टेंशन सही। नहीं है, हाँ। तो फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन लॉज होता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट अपना एक्शन लेते हैं, इमीडिएटली उस पे सम्मन करते हैं। जो जो पार्टी आपको हैरेस किया, जिसके कारण आप पीड़ित हैं, उसको नोटिस करता है और प्रोसीडिंग ऐसे शुरू होता है हमारे कोर्ट में। और जी। ये हो गया सेकेंड थिंग। एक तो हो गया हमारा ये आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, उसके बारे में मैंने जी। बताया। तो जी। एक जनरल चीज है हाउस वाइफ लोग फेस करती हैं, उसके लिए अभी रिसेंट में एक एक्ट आया, और सुविधा कैसे महिलाओं को दिया जाए इसके लिए हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। और एक चीज मैं मिस कर रही थी बताना सबसे पहले। 1961 में एक एक्ट आया था, वो भी महिलाओं के लिए आया था, डीपी एक्ट। जी। जनरली क्या होता है, डॉरी ऑफ, जिसको हम लोग हिंदी में ये बोल सकते हैं कि जैसे होता क्या है ना कि जनरली जब एक लड़की की शादी होती है, हाउस वाइफ तो बात की है, सबसे हाँ, पहले जब बाद एक में लड़की की बनी, शादी, हाँ, शादी। जब एक लड़की की शादी होता है तो हमारा जो रिचुअल्स है, जो सदियों से हम्म। चलता आ रहा है कि नहीं, हम्म। लड़की पार्टी को आपको खर्च करना है, तभी होगा जी। शादी, दिस एंड दैट। और अभी तक बहुत लोग इस चीज को करते भी हैं, इतने एजुकेटेड करते होने के भी हैं। बाद भी बहुत ही दुख, मतलब क्या बोलूं मैं, इट्स मेंटालिटी तो नहीं बोल सकती कुछ भी, लोग वो तो एजुकेटेड अभी होने तक बदली नहीं है। 99% लोग दहेज लेने और देने अब के लिए रेडी रहते हैं। वन the परसेंट person ही who are कोई होंगे taking जो dowry, इस चीज से मुंह मोड़ेंगे। यस यस, तो वो बस डिग्री होल्डर मैं कह सकती हूँ, दे आर नॉट एक्चुअली एजुकेटेड पर्सन हु आर डिमांडिंग डॉरी। तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए सबसे पहले आया था 1961 में डीपी एक्ट आया था। डीपी एक्ट में ओके। उसी टाइम ये कानून बना दिया गया था कि दहेज देने वाला, लेने वाला दोनों ही अपराधी होता है।
अगर आपसे मांगा जा रहा है तो उसका भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप देते हैं, आपको पता है कि हमसे डॉरी मांगा जा रहा है, उसके बाद भी आप देते हैं तो आप भी अपराधी है। तो दोनों पार्टी को उसके लिए भी एक सुविधा दिया गया है, लेकिन उसका फायदा लोग उठाते नहीं है, या फिर जानकारी का अभाव बोले या फिर जो बोले। तो एक डीपी एक्ट आया था, एक हमारा इंडियन पैनल कोड हो गया। सेकेंड थिंग उसको भी और मतलब महिलाओं को और अधिक जल्दी फास्ट रिलीफ देने के लिए एक 2005 में एक एक्ट आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जैसे मैंने टर्म यूज किया ना, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, जिसने बताया कि एब्यूज, फीमेल को एब्यूज करना, उसको सेक्सुअली हैरेस करना, उसको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली टॉर्चर करना। तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक वायलेंस। जो उस जी, तो उन महिलाओं के लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही अलग से बना, वो 2005 में आया। और उसमें और भी ज्यादा फैसिलिटीज दिया गया महिलाओं को, जिसमें कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया गया। जैसे होता क्या है ना कि हम पुलिस के पास जाने में हमको हिच हो रहा है, पुलिस के पास हमको हिच हो रहा है, पुलिस पुलिस के के पास नाम जाने, से ही जनरल पब्लिक तो पुलिस के नाम से ही डरती है, वहां तक डरती है। जाने की सोचती ही नहीं है। हाँ जी, तो इस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा गवर्नमेंट होता है राज्य स्तर पे, उसको इम्पावर्ड किया गया कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए। और वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उसके पास वही चीज है फिर कि आप ओरली, रिटेन, जैसे मैंने पहले प्रोसीडिंग बताया उस तरह से ओरली या रिटेन आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये मेरे साथ घटना घट रही है। या तो आप अगर नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप कैपेबल नहीं है, जो विक्टिम होता है, जो एग्रीड पर्सन है, इफ दे आर नॉट कैपेबल टू गो देयर, then any relative or connected person with the victim, with the aggrieved person, they can go there and inform about the occurrence। कहने का मतलब है कि अगर आप कैपेबल नहीं है या फिर किसी भी कारण से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपसे जो संबंधित, आपसे जो रिलेटिव, आपसे जो कनेक्टेड लोग हैं, वो भी आपके बिहाफ में जाके भर्बली या रिटेन और प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस तरह की घटना घटी है। उसके बाद बता रही हूँ, उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होते हैं ना, बेसिकली कोशिश किया जाता है कि वो फीमेल हो। जी, basically as far as possible female should be appointed as a protection officer, as because this act has been constituted only for the women, only for the protection of women, basically for the domestic, yes, basically for the female who are suffering because of domestic violence। तो बेसिकली इनके लिए हुआ। तो इसीलिए कोशिश किया जाता है कि जितना, मतलब जिस भी एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है। अगर महिलाएं कैपेबल है और दे आर अप्लाइंग फॉर दैट पोस्ट, एज बिकॉज दैट इज द गवर्नमेंट पोस्ट, तो कोशिश किया जाता है कि सिर्फ महिलाओं को ही उस पोस्ट को दिया जाए, ताकि महिलाएं जो हमारी हाउस वाइफ हैं, उनको किसी प्रकार का हिच ना हो अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को बताने के लिए। तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के यहाँ आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। और ये कहाँ होता है, हर जिला में होता है। उस जैसे कि जनरली क्या होता है ना, हर चीज का एक ऑफिस होता है, उसी तरह प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी हर जिला में अपना एक जगह पे ऑफिस है। तो वहां पे भी आप जाके इंफॉर्मेशन दीजिए। आप आपके रिलेटिव दे सकते हैं, वो आप भर्बली बोल सकते हैं या फिर रिटेन दे सकते हैं, जैसे आपको देना है आप दीजिए, उनको इन्फॉर्म करिए। नाउ दैट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर टू प्रोटेक्ट यू, जैसा कि नाम है ना प्रोटेक्शन ऑफिसर, हाउ टू प्रोटेक्ट दैट लेडी। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, आपका एक वही घर है जहां पे आपको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली, फिजिकली, there is no shelter, there is no shelter, then what they will do। तो उसकी वजह से भी वो लोग क्या करते हैं, हिच करते हैं कि अगर मैं इनके खिलाफ जाके बोलूं या फिर मेरे साथ जो पीड़ा हो रही है उसको जाके बताऊं, तो मैं कहाँ रहूंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। ये जनरल, जी, जनरल जो मिडिल क्लास फैमिलीज की जो हाउसवाइफ होती है, जो महिला होती है, उनके बारे में बता रही हूँ मैं। तो उसमें ये जो एक्ट आया ना हमारा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, स्पेसिफिकली फॉर द विमेन, तो इसमें ये सुविधा दिया गया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को आप बता सकती हैं कि मेरे पास शेल्टर नहीं है, मेरे पास रहने का जगह नहीं है, वेयर आई गो। तो उसके लिए भी शेल्टर प्रोवाइड करने का सुविधा दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा। जी। सेकेंड थिंग कि अगर आपका फिजिकल जैसे हम लोग बोलते हैं, फिजिकल मीन्स कि आपको टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर इन द सेंस कि आपको मारपीट किया गया, आपके साथ असॉल्ट हुआ, ठीक है, और आपको इंजुरी काउज हुआ, तो उसके लिए भी इस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो मेडिकल एड देता है।
अच्छा। मेडिकल एड कहने का मतलब उसको एग्जामिन कराना डॉक्टर से, उसका रिपोर्ट तैयार करना, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्लेस करना, एवरीथिंग विल बी डन बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है मेडिकल एड देना, शेल्टर देना, रहने के लिए जगह देना, उसको प्रोटेक्ट करना, एज पर द नेम ऑफ द पोस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये चीज है, बस यही है उसमें। और प्रोसेस वही होगा उसका कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होंगे उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्लेस करेंगे, या फिर जो पुलिस अथॉरिटी होगा, जो इंचार्ज होगा, पुलिस इंचार्ज होगा, जो कंसर्न जुरिस्डिक्शन का होगा, उसको वो लोग प्लेस करेंगे कि ये महिला है, इनके साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ, और सारा मेडिकल रिपोर्ट जो तैयार किया जाएगा वो सारा उनको प्लेस करते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर। इवन दो प्रोटेक्शन ऑफिसर करते हैं, उसके बाद भी आप चाहे तो मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। जी। जी, जो हम लोग जैसे मजिस्ट्रेट के सामने जब हम अपना दुख पीड़ा या व्यथा को रखते हैं ना, उसको हम लोग बेसिकली कंप्लेन बोलते हैं, उसको हम लोग जी। कंप्लेन बोलते हैं। और जो हम लोग पुलिस के सामने जाके बोलते हैं भर्बली या फिर रिटेन जो भी देते हैं, उसको हम लोग लिखित एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ, उसको एफआईआर बोलते हैं। तो वो प्रोसेस है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमको लगता है सबसे ज्यादा अभी हो गया है। और उसका एक और फायदा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे होता है ना कि उसमें टाइम फिक्स किया गया है। जनरली क्या होता था कि महिलाएं ये भी मतलब फेस कर रही थी, पहले जो हमारा कानून तो शुरू से महिलाओं को प्रोटेक्ट करता आया है, नो डाउट, उसमें डेवलपमेंट, जी। उसमें अमेंडमेंट करके और ज्यादा उसको इजियर बनाता चला गया, उसी का परिणाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इसमें क्या है ना कि डेट फिक्स कर सकते हैं लोग विदिन 3 डेज, विदिन 3 डेज मजिस्ट्रेट हैज टू टेक एक्शन। राइट। हाँ, ये यस। सही हो गया, वरना तो केस खिंचता रहे हाँ, खिंचता रहे। जी जी, जनरली यही कंसेप्ट बना हुआ है कि मतलब केस करेंगे तो फिर इतना टाइम, इतना साल, इतना ये खिंचाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा हाँ। नहीं है, टाइम टाइम फ्रेम किया गया है इसमें। और जी। 3 दिन के अंदर उनको एक्शन लेना है, उसके बाद फिर नोटिस करना है, प्रोसीडिंग डेट फिक्स होते चला गया, और वो फास्ट प्रोसीडिंग उसमें होता है डोमेस्टिक वायलेंस में। तो यही है इसमें जी। अभी। तो 3 दिन के अंदर केस सॉल्व हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, केस सॉल्व नहीं होता है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इट विल टेक टाइम। लेकिन जैसे होता है ना कि अभी हम एफआईआर किए तो कितना दिन हम्म। इन्वेस्टिगेशन चलेगा, चार्जशीट होगा, बहुत सारा चीज होता है। जुडिशियल हाँ। प्रोसेस इज नॉट इजी, नॉट इजी। राइट। मतलब आम ऐसा नहीं है कि हम अभी कंप्लेन करेंगे, क्योंकि हमको तो कानून के बाहर हम नहीं जा सकते है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो राइट दिया है ना, हमारा जो लॉ है ना, उसके बियॉन्ड, उसके बाहर जाके तो ना हम कर सकते हैं, ना पुलिस कर सकता है, ना मजिस्ट्रेट कर सकता है। हम्म। हम उससे बंधे हुए हैं। तो जैसे बोला ना मैंने कि जैसे जैसे एक्ट आता है, कानून आता है, उसके अनुसार हम प्रोसीडिंग करते हैं। तो बस इसी में ये है कि आपको उसमें एक्शन तुरंत लिया जाता है, टाइम एक फिक्स किया जाता है, डेट फिक्स किया जाता है विदिन 3 डेज की, हाँ वी हैव टू टेक सच एंड सच एक्शन। क्योंकि प्रोसीडिंग आप कंप्लेन किए और बिना दूसरे पार्टी को सुने हुए आपके फेवर में तो फैसला नहीं हो सकता ना। उसमें भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑडी ऑल्ट्रम पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, हियर द अदर साइड। अगर वो नहीं करे तो भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा, हमारा संविधान का वायलेशन हो जाएगा, जो हमारा आधार स्तंभ है। तो उसके लिए प्रोसेस होता है कि जैसे मैंने कंप्लेन लॉन्च किया बीइंग ए हम्म। मजिस्ट्रेट, तो फिर हम उसमें फिर एक्शन लेंगे। एक्शन ये लेंगे कि हम उसका फीमेल का गवाही करेंगे। इसी बीच एक चीज और बताना चाहती हूँ। जैसे होता क्या है ना कि फिजिकल अपीयरेंस कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि मुझे कोर्ट नहीं जाना गवाही देने के लिए, मुझे, सही है। क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट आपको नहीं सुनेंगे ना, तब तक वो कैसे जानेंगे कि आपका क्या है नहीं है। ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, बट दैट इज हम्म। इन द प्रोसीडिंग, दैट इज अंडर द प्रोसीडिंग, दैट दे हैव टू एग्जामिन दैट लेडी व्हाट शी इज फेसिंग। तो उसको बोलते हम्म। हैं विक्टिम का एग्जामिनेशन। जिसके साथ घटना हुआ उसका एग्जामिन करता है मजिस्ट्रेट की, बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ। तो हम्म। उसी में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये भी फैसिलिटी दिया गया कि बाई चांस अगर आप नहीं आ पाते हो, आपको परेशानी है, या फिर अदर साइड के बारे में बोल रही हूँ जो उनके अगेंस्ट है, वो भी बोलते हैं कि आई एम नॉट एबल टू कम फिजिकली, तो उसके लिए भी कैमरा फैसिलिटी दिया गया। जैसे मैं और आप अच्छा। अभी वर्चुअली जिस तरह से हम लोग कर पा रहे हैं, तो उस टाइप का हाँ। फैसिलिटी कोर्ट में भी है कि आप वहां से कैमरा के थ्रू आपको कनेक्ट किया जाएगा और वहां से आपको एग्जामिन किया जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही मैं क्या बोलूं, जैसे सिक्योरिटी की बात हम लोग बोलते हैं, प्राइवेसी की बात जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, तो उसमें ये भी है कि जनरल पब्लिक वहां पे नहीं होते हैं। यू आर हाँ। ओनली बिफोर द मजिस्ट्रेट, you are only before the magistrate and some authorities who are connected with this matter, not राइट। other person। तो जनरल पीपल अलाउ नहीं है, ये फैसिलिटीज है।
तो इन शॉर्ट यही है कि एक तो मैंने भारतीय ये इंडियन पैनल कोड के बारे में बोला और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बोला, तो ये हमारी महिलाओं के लिए इस तरह का सुविधा दिया गया है। अच्छा, एक सवाल और अभी इस वक्त दिमाग में कौन रहा है कि अभी जब लॉकडाउन है, इतना लॉकडाउन चल रहा था कि घर से निकल के पुलिस स्टेशन जाना या सामने वाले एसपी तक या प्रोटेक्शन ऑफिसर तक अपनी मैसेज पहुंचाना इज डिफिकल्ट। तो उसमें क्या कर सकते हैं? वर्चुअली कुछ है कि कोई हेल्प कर सकता है उनको? लास्ट टाइम भी मैंने इसके बारे में बोला था, वर्चुअल कंप्लेन के बारे में। ठीक है, आप पोस्ट कर दीजिए कंसर्न थाना में, जो भी नजदीक में आपका ये है कि सर हमारे साथ इस तरह का घटना हो रहा है, पोस्ट कर आप सकते हैं। इंफॉर्मेशन। अब प्लस प्लस फोन भी है हमारे पास। हमेशा देखिएगा हर डिस्ट्रिक्ट में ऑथोरिटीज हमेशा एक नंबर निकाले हुए हैं, मतलब फास्ट रिलीफ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम लोग जनरल कंसेप्ट जाते हैं कि 100 डायल करो, अब पुलिस को बताओ कि ये घटना घटी, तो वो है। जी। अगर आप जाके नहीं भी पोस्ट कर पा रहे तो इमीडिएट एक्शन तो वही है कि आप फोन करो। ऑथोरिटीज अपना नंबर डिस्प्ले करते रहते हैं कि ये आपको अगर इस तरह का परेशानी हो रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करें, तो वो एक है, उसके थ्रू भी आप बोल सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको जाना ही पड़ेगा कहीं बाहर, आप बंद है घर में, हाउ कैन यू गो, तो फोन है। तो अभी तो जैसे टेक्नोलॉजी। अभी जैसे किसी पर असॉल्ट हो रहा है, जैसे डोमेस्टिकली, जैसे आपने कहा मारपीट, फिजिकली अब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उस वक्त अगर आप पुलिस को कॉल कर देते हैं तो पुलिस कितनी देर में वापस मतलब आपके पास पहुंचनी जरूर हो सकता है? कितनी जल्दी उनका, पहुंचनी चाहिए? जी जी, देखिए लॉ तो यही बोलता है कि जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, आई हैव टू टेक एक्शन, आई हैव टू गो इमीडिएटली। इमीडिएटली, राइट। इमीडिएटली, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने डिस्टेंस पे हैं, आपको जी। जाने में जो टाइम लग जाए, लेकिन जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, उनकी ड्यूटी है कि वो तुरंत जाएंगे उस जगह पे। कोई हाँ। डिले करने का कोई मतलब नहीं है उसमें। हाँ, तो जी तुरंत पहुंच के वो एक्शन ले सकते हैं वहां पर जाकर, जी अगर जी उसी जी वक्त जी उनको इन्फॉर्म किया जाता है तो। जी। सही है। तो फिर आप कंप्लेन होने के बाद, जैसे कंप्लेन हो गई, कोर्ट में केस चला गया, उसके बाद की प्रोसीडिंग्स कैसे रहती हैं? जी वही जाना मैं बता रही थी। जी जी, मैं वही बता रही थी कि जैसे मान लीजिए हमने कि ये तो प्रोसेस कर दिया इनिशियल स्टेज का, कि हमने कंप्लेन कर दिया, हमने एफआईआर कर दिया। तो जैसे मैंने एफआईआर से शुरुआत किया, तो सबसे पहले मैं उसी से बताऊंगी कि सपोज दैट कि मैंने एफआईआर किया, पुलिस ने हम्म। एफआईआर मेरा लॉन्च किया मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया मेरा एफआईआर को। उसके बाद पुलिस क्या करती है, सबसे तो पहले तो अच्छा, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि जब आप एफआईआर लिखवाने जा रहे हो, तो जैसे आपने कहा एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट किस बेसिस पे करती है पुलिस? जी मैं बता रही हूँ। जैसे होता है ना कि जैसे आप एजुकेटेड हो, तो आपने मान लो हम्म। रिटेन लिख के दिया एक एप्लीकेशन। जनरली जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन लिखते हैं ना कि सच एंड सच अथॉरिटी, तो उसी तरह सेवा में पुलिस सच एंड सच, तो ये घटना मैंने बताया, उसमें कोई लीगल हम्म। टर्मिनोलॉजी आपको यूज नहीं करना है, कोई फॉर्मेट नहीं है हम्म। उसके लिए। आप एक प्लेन हम्म। पेपर में लिखिए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ, जो भी हुआ, जो सच्चाई है हाँ। आपकी, और आप हम्म। साइन करके आप दे दीजिए, दैट इज रिटेन। तो उसको पुलिस लेगा, उसको रजिस्टर्ड करेगा, एक नंबर देगा, अच्छा। उसको रजिस्टर रजिस्टर करके एक नंबर देगा और उसकी एक कॉपी आपको देगा, जो जी। वैलिडिटी शो करेगा कि आपका कंप्लेन को उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। तो उसका एक नंबर होता है, एफआईआर नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, और किस डेट में किया, एवरीथिंग। एक सर्टिफाइड अच्छा। कॉपी एक सर्टिफाइड हम्म। कॉपी देगा आपको, उसका जेरोक्स देगा कि हाँ, वो रजिस्टर्ड नंबर से वैलिडिटी उसका प्रूफ होता है। जी। जी। और तो उसके बाद ही वो एक्सेप्टेड रहेगा, और उसी के बाद ही उनको एक्शन ले सकते हैं उसके बाद? जी 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 जी। तो ओके। जैसे मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए आपने एफआईआर कर दिया, वो हम्म। एक्सेप्ट किया, वो रजिस्टर्ड हो गया, आपको एक कॉपी भी दे दिया गया, सेकेंड कॉपी। हम्म। अब है, हम्म। अब आप आता है पुलिस का ड्यूटी, नॉट योर ड्यूटी। पुलिस का ओके। ड्यूटी आता है कि जो कंसर्न पर्सन है आपसे, आप जैसे बता रही है कि इस घर में मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ, तो पुलिस वहां पे जाके सारे कनेक्टेड पर्सन को एग्जामिन करेंगे, इंक्लूडिंग दैट पर्सन, विक्टिम, इंक्लूडिंग द विक्टिम। विक्टिम को ओके। फिर से री एग्जामिन वो करते हैं कि उनका क्या चेंजेस आया नहीं आया, वो भी एक होता है। सेकेंड थिंग कि जो भी कंसर्न पर्सन है, अगल बगल के एडिशनल हाउस जो होते हैं, वहां के लोगों को एग्जामिन किया जाता है कि क्या इस तरह की घटना कभी आपने सुनी, क्या आपने जानी। हम्म। तो इस तरह का वो हम्म। एक रिपोर्ट तैयार करता है पुलिस। हम्म।
तो विद इन 60 डेज, उसका भी टाइम है, विद इन 60 डेज नॉर्मल ऑफेंसेस जो होते हैं ना उसके लिए मैक्सिमम वो 60 दिन का टाइम लेती है पुलिस उसके लिए। ओके। मैक्सिमम 60 दिन का टाइम लेती है पुलिस उसके लिए। और 60 दिन के अंदर में उनको सारा रिपोर्ट तैयार करके जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होते हैं, जो हमारा कोर्ट होता है जहां पे इनका केस जाना होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए, उनके यहाँ उनको सबमिट करना होता है वो रिपोर्ट। और अच्छा। उसी रिपोर्ट के आधार पे जो हमारे मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको जुडिशियल प्रोसीडिंग का अधिकार है उस केस में, वो एक्शन लेते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं कि हाँ इस तरह की घटना पाई गई। और कभी कभी होता है कि मान लीजिए फॉल्स है, तो वो भी पुलिस लिख के देता है कि जो भी घटना इन्होंने बताया हमने एग्जामिन किया, दैट इज फॉल्स। और सपोज दैट कि वो उसको लगता है विक्टिम को नहीं ये तो फॉल्स नहीं था, ये लोग झूठा गवाही दिया, ठीक है, तो उस टाइम हम्म। भी मजिस्ट्रेट उनको एक लेटर लिखता है। ये बहुत जरूरी चीज मैं बताना चाहती हूँ। मजिस्ट्रेट की ऑफिस से एक लेटर जाता है कि ये बात है, आपको कुछ कहना है, क्योंकि आपने जो कंप्लेन किया, आपने जो एफआईआर किया, उसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया एंड दे हम्म। फाउंड फॉल्स, दे फाउंड फॉल्स राइट। एंड दे हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। तो वो फॉल्स है, वो झूठा पाया गया, आपको क्या कहना है? वो इंफॉर्मेशन देना मजिस्ट्रेट का ड्यूटी होता है। जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, जो इन्फॉर्मेंट है, जिसको हम लोग इन्फॉर्मेंट बोलते हैं, कंप्लेनेंट बोलते हैं, मतलब जो एग्रीड पर्सन था, जो विक्टिम है जिसके साथ घटना हुई उसको, तो उसको इन्फॉर्म करता है। उसके बाद वो अपना एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर ये जो गवाही हुआ या फिर जो भी है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ सचमुच ऐसा घटना घटा है। तो फिर वो हाँ। मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। अगर उनको लगता है कि हाँ ऐसा हुआ, तो मजिस्ट्रेट डायरेक्शन पुलिस को या तो देंगे या खुद भी एक्शन ले सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या पुलिस को बोलेंगे कि री इन्वेस्टिगेट करो, फिर से करो, जी। या फिर वो हाँ। एक्शन ले सकते हैं शियोमोटो अपनी जुरिस्डिक्शन के आधार पे, और वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और वही होता है कि अगर ये हो गया आपका एफआईआर तक का बात। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए एफआईआर नहीं हुआ, हम्म। एक तो मैंने बोला था एसपी के पास जाना। सपोज एसपी के दैट, पास में। जी, सपोज दैट कि एफआईआर जैसे नहीं लिया और हम गए एसपी के पास। एसपी ने हमारी पीड़ा को सुना, हमारी व्यथा को सुना। उसके बाद उनका काम होता है पुलिस को डायरेक्ट करना, क्योंकि वो लोग हम्म। सुपीरियर ऑथोरिटीज होते हैं और जितने पुलिस इंचार्ज होते हैं उनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं। तो जी। इसीलिए वो डायरेक्शन दे सकते हैं, फिर वही प्रोसीडिंग चालू होगा। इन शॉर्ट, जैसे जो पुलिस करती है, पहले हम्म। अपने से नहीं किया उन्होंने, तो एसपी के डायरेक्शन से दे विल फॉलो सेम प्रोसीडिंग। नाउ द थर्ड स्टेप इज दैट, तो मजिस्ट्रेट के बारे में जैसे मैंने बोला, तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि गवाही का, जैसे मैंने बोला, दोनों चीज है, आप जाओ या फिर कैमरा फैसिलिटीज, वीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ, वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉन्फ्रेंस। का वो एक सुविधा है। तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद वो जो विक्टिम है, जो एग्रीड लेडी है, उसको एग्जामिन करेंगे। या तो आप आइए या तो वीसी के माध्यम से। अगर आपकी डिफिकल्टी है, यू कैन से दिस इज द डिफिकल्टी, आई कांट कम। ओके। तो वो उसको एग्जामिन करेंगे। उसके बाद अगर उनको लगता है एग्जामिन करने से कि हाँ इस महिला के साथ सही में घटना हुआ, इसके साथ अकेरेंस हुआ, तो फिर वो नोटिस करते हैं उस पर्सन को जिन्होंने घटना को घटित किया है उसके साथ। हम्म। पर्सन हु हैज abused, the person who has physically mentally tortured assaulted that lady, the victim, तो उनको सम्मन करेंगे। दैट इज अ ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट। जैसे आपने बोला ना कि अगर हम 3 दिन में एक्शन लेते हैं, जैसे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बोला, तो आपने बोला कि 3 दिन में खत्म हो जाता है। नहीं, तो यही मैं बता रही हूँ कैसे प्रोसीडिंग चलता है। तो लॉ के बियॉन्ड वी कैन नॉट गो ना। तो जो लॉ का प्रोसीज्योर है हमारा, उसको फॉलो करना होता है। जैसे ना बिल्कुल। जैसे हम लोग की जनरली बात कर रहे हैं, तो लॉ के बारे में, एक्ट के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो दे विल कंफ्यूज कि क्या है नहीं है। हाँ, जनरली क्या क्या होता होगा। है, उनको समझ में नहीं आएगा। बस इन शॉर्ट में एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे कि ना हमारा जो कानून है ना, तो कानून में जो भारतीय अच्छा, दंड ठीक। में बताया गया है कि आपको क्या क्या अधिकार है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके लिए एक अलग कानून है, प्रोसीज्यूरल लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीज्यूरल लॉ। अगर घटना क्रिमिनल है, क्रिमिनल इन नेचर है, तो सीआरपीसी के तहत गाइड होता है। तो उसी को सबको फॉलो करना होता है। बीइंग ए लॉयर आई हैव टू फॉलो, बीइंग ए मजिस्ट्रेट दे हैव टू फॉलो, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर दे हैव टू फॉलो। बियॉन्ड लॉ दे कैन नॉट गो। राइट। समझ रही है बात को? तो इसके जी। चलते टाइम लगता है। तो वही है कि वो शियो मोटो डिले नहीं कर सकते हैं, अननेसेसरी डिले नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू टेक एक्शन इमीडिएटली। तो प्रोसीडिंग ऐसे शुरू होता है। तो जैसे महिला का एग्जामिन कर दिए, उनको लगा कि हाँ सही में इसके साथ घटना घटी है, तो उसके बाद वो
सेकेंड पार्टी जो होता है जिसके खिलाफ कंप्लेन हुआ है उसको वो सम्मन करते हैं, नोटिस करते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना संविधान में है ऑडी ऑल्ट्रम पैटर्न, मतलब हियर द अदर साइड, जिसको हम लोग नेचुरल जस्टिस राइट, भी बोलते हैं कि अगर हम उसको हम नहीं करेंगे ना तो फिर हम संविधान का भी वायलेशन करते हैं। सही बात है। संविधान जो कि हमारा आधार स्तंभ है, हमारे हर हम्म। सिस्टम का आधार स्तंभ है, तो उसको हम लोग वायलेट नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो वही है, तो मुझे उनको भी अपॉर्चुनिटी देना है, तो उनको हम सम्मान करेंगे। एक टाइम फ्रेम हम जी। उसमें कर देंगे कि इतना दिन आपके अगेंस्ट में ये बात आई है, आपको क्या कहना है, आप इतने दिन के अंदर या तो खुद आए या तो लॉयर के माध्यम से आके अपना पक्ष रखें। तो जी। ये एक प्रोसीडिंग, तो स्टेज बाय स्टेज वो अपीयर कर गया। सपोज दैट द पर्सन अपीयर्ड, द अदर साइड अपीयर्ड, नाउ ही विल सबमिट their defense. No, I have not done whatever it हाँ, is. मैंने ये नहीं Obviously they किया। will, राइट, obviously they will मैंने ये deny, नहीं they किया। will deny। हाँ, मैंने नहीं किया, जो भी हो। उसके बाद जो फिर जो लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग कंप्लेन जब करते हैं, तो कंप्लेन में एक चीज बताना चाहती हूँ मैं। जैसे एफआईआर जैसे मैंने किया, तो एफआईआर में क्या होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है कि हाँ फलना फलना आदमी से जाके पूछना है, क्योंकि उसके बगल में ये रहता है, उसके घर में ये रहता है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। लेकिन जब हम लोग मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जब कंप्लेन केस के माध्यम से आते हैं ना, तो क्या होता है कि कंप्लेन केस जैसे बीइंग ए लॉयर हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, तो उसमें उस महिला से हम लोग को पूछना होता है कि आप के साथ जो घटना घटी, उसको कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला कोई था सही है। जिसको हम कोई था, जिसको हम लोग कोई देख। आंख, जी चीफ चश्मदीद जी, गवाह, लाइक। चश्मदीद दैट इज द आई विटनेस, नॉट नेसेसरी। चश्मदीद जो ओके। हिंदी टर्म है, तो आई विटनेस उसको हाँ, बोलते जैसे हैं, तो मूवीज नॉट में नेसेसरी। दिखाते हैं। राइट। जैसे होता क्या है ना कि आपके घर के बगल में एक घर है, ठीक है। हाँ। जैसे मैं ही यहाँ पे रहती हूँ, मेरे घर में एडजेसेंट हाउस है, तो वहां पे कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है, किसी का आवाज आ रहा है, कुछ हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो आई एम हियरिंग ना, हम्म। यहाँ कुछ हो रहा है घटना। तो इस तरह की बात मैंने बोला। तो जब कंप्लेन केस लॉन्च होता है ना, तो आई हैव टू आस्क द लेडी, द विक्टिम पर्सन, द एग्रीड पर्सन, दैट एनीबॉडी वाज देयर, वेदर आई राइट। विटनेस, वेदर हियरसे विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेस। कहने का मतलब लीगल टर्म हो गया, तो मैं उसको जनरल टर्म में बताती हूँ। आई विटनेस हाँ। कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो कि आपको घटना को देखा देखिए। घटित होते हुए। हाँ। सेकेंड थिंग, आप पर। कि क्या कोई अगल बगल में ऐसा रहता है कि अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको एसॉल्ट किया जा रहा है, तो कोई सुन रहा है? ये क्या जी। आपने कभी अगल बगल या किसी को अपनी पीड़ा के बारे में बताया? बताया है। तो उस आधार पे लॉयर जो होते हैं उसका विटनेस तैयार करते हैं। जी। समझ रही बात को कि जी। मतलब कौन, क्योंकि कानून जो होता है ना, कानून सबूत मांगता है। ये हमेशा लोग बोलते हैं जनरल टर्म में, तो कानून सबूत मांगता है। जैसे हम कुछ भी जी बोल है। देंगे, तो आप मतलब सब कुछ कोर्ट मेरे फेवर में तो नहीं कर देगा ना। कानून नहीं में तो करेगा। सबके लिए सबके लिए अधिकार अधिकार बराबर हो, है। चाहे चाहे वो जी। मेल हो चाहे फीमेल हो। मैं बीच में ये भी हम्म। बोलना चाहूंगी, मैं ये भी मतलब सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत सारा चीज ऐसा हुआ है कि उसका मिसयूज भी होता है। सही है। मिसयूज भी होता है, मिसयूज मिसयूज भी भी होता होता है। है। तो लोग इसीलिए कोर्ट। कुछ गलत कंप्लेंट्स भी होती रहती हैं। जी जी जी। उसके भी तो तो कुछ लोग, दोनों पक्ष जी सुनने जी जरूरी है। जी जी, तो कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा कानून लिबरल भी होता जा रहा है महिलाओं की पीड़ा को लेकर। क्योंकि लेकिन बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि छोटी छोटी बातों पे भी, जैसे होता है ना फैमिली में, अगर जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे बर्तन है, थोड़ा बहुत खटकता है, रखते हैं। होता है, वो जनरल चीज है। तो हम्म। अगर उसको सबको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होता है, वही फैमिली होती है। तो इतनी छोटी जी। सी बात को लेकर के भी अगर पूरा फैमिली को हम कोर्ट में घसीट लें, या फिर उसको हम प्रताड़ित करें, तो वो भी बहुत गलत होता है। तो उसकी वजह से भी बहुत बहुत क्या बोलूं, कोर्ट बहुत लिबरल हुआ है मेल पर्सन के प्रति। पहले था कि 498 ए में होता क्या था कि अगर महिला कंप्लेन करती है हस्बैंड के बारे में, जैसे मैंने बोला था शादीशुदा महिला के लिए है प्रोविजन, हम्म। तो शादीशुदा महिला के लिए तो हस्बैंड ऑब्वियसली वो हस्बैंड के बारे में करेगी, या फिर इन लॉज जो उनके साथ रहते हैं उसके बारे में करेगी। तो हस्बैंड को पहले बेल मिलना बहुत मुश्किल होता था, मैं आपको बता रही हूँ। बेल इन द सेंस अच्छा। की, अगर वो कस्टडी में चला गया, जैसे हुआ ना कि पुलिस को जी। जैसे कंप्लेन हो, पुलिस तो अरेस्ट करेगा ना। पुलिस का पहला हाँ। काम है कि पहले गिरफ्तार करो जिसके खिलाफ में ये है, तो उसका हम्म। खोजबीन होता है। हम्म। मान लीजिए हस्बैंड जी। गिरफ्तार हो गया है, हम्म। तो पहले उसको बेल कराना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब इस
प्रोविजन का मिसयूज होना शुरू हुआ ना, तब कानून थोड़ा सा लिबरल हुआ। अब कानून बहुत कुछ सुनने लगा, दोनों पार्टी को सुनने लगा और अपना दिमाग भी अप्लाई करने लगा, और बेल मिलना भी आसान हो गया है 490 डे में हस्बैंड को। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से जो सही में पीड़ित महिलाएं होती है ना, उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता, जी। सही बात है। तो यहाँ हाँ, बहुत सारी महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हो जाती है, जो हम लोग हमेशा इस चीज को जनरल टर्म में भी बोलते हैं। तो यही मैं हाँ, मैसेज भी देना चाहूंगी, यही मैं मैसेज भी देना चाहूंगी, कभी कोई भी किसी भी महिला को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। घर है, परिवार है, तो थोड़ा बहुत होता है उसके चलते, क्योंकि परिवार है तो अनबन जाहिर सी बात है, होगी क्योंकि सबके होगी मत होगी। उतनी छोटी सी बात को लेकर के पूरा परिवार को सफर कराना, इट्स वेरी रॉन्ग। तो राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि जेन्युइनली अगर किसी महिला के साथ घटना हो रही है ना, तो उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो कभी भी किसी भी कानून का मिसयूज ना करें। जो भी लोग देख रहे हैं उसको मैं ये जरूर मैसेज करना चाहूंगी, अब परिवार में सब सुख शांति बना के रखे जितना हो सके, क्योंकि एडजस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एडजस्ट नहीं पर करेंगे तो फिर जर्नी लाइफ की नहीं कई हो बार पाएगी आसान। एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा भी हो जाता है, कि वही एडजस्टमेंट मैं बोल करने रही के हूँ चक्कर में ना। ही जी, लोग महिलाएं बताती भी नहीं है कि उन पर कितना टॉर्चर हो रहा है। मैं वही चीज बोल रही हूँ कि जेन्युइनली जेन्युइनली वर्ड मैंने यूज किया, कि जिसके साथ हम्म। सचमुच घटना हुई है उसको तो मैं एकदम साइड रख रही हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे होता है ना, फैमिली में हम हैं, आप हैं, भाई बहन, सब में थोड़ा बहुत होता है, तो सही उसके लिए बोल भी रही हैं। बहुत सारी महिलाएं घसीट लेती हैं, तो वो गलत स्टेप हो जाता है। तो उसकी वजह से कानून जो है ना, थोड़ा लिबरल हुआ इसको लेकर के, मैं ये बताना चाहती हूँ। तो तो मिसयूज करने का अच्छा, मतलब वो है। यहाँ पर एक बात बताऊं कि ये सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के मतलब ससुराल पक्ष वालों के ही खिलाफ आप कर सकते हो, या आप अगर मैं आपके खुद के परिवार में भी हो रहा है, मतलब आपकी शादी नहीं हुई है, मैं, आप एक बेटी हो, तो मैं बेटी क्लियर भी करना ये चाहती हूँ, कर सकती है? मैं क्लियर उस करना पर चाहती हूँ अगर इस कोई चीज को। टॉर्चर हो। जी जी, मैं बताना चाहती हूँ इस चीज को। 498 जैसे मैंने बोला ना आईपीसी में, तो वो सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए है। डोमेस्टिक वायलेंस की जो मैंने बात की ना, वो हर महिला के लिए है। अच्छा। जी। बीइंग ए गर्ल, वो हर कोई कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस। वो कहीं भी हो सकता है, असॉल्ट कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो और सकता जैसे है, सही है। जी जी, और सेकेंड थिंग जो आपने बोला ना, कि जैसे एक लड़की है, अगर लड़की के साथ कुछ होता है, क्योंकि आज मैंने डेडिकेट किया सिर्फ हाउस वाइफ को, इसीलिए मैंने उसी पे चर्चा किया, क्योंकि मैंने बोला हाँ ना कि वो हमारे आधार स्तंभ है, हाँ। उनका रिस्पेक्ट बहुत हाई लेवल का है। तो उनको सबसे पहले मैंने डेडिकेट किया, तो सिर्फ उन्हीं उन्हीं पे मैंने चर्चा किया है। तो जनरल जैसे क्वेश्चन आपने मुझसे कहा, पूछा एक, कि अगर एक लड़की है, आम लड़की है जो शादीशुदा नहीं है, अगर उसके साथ होता है, हम्म। तो वो भी बहुत लंबा प्रोसीजर है आईपीसी में, उसके लिए बहुत सारा राइट है। जैसे अच्छा। मोलेस्टेशन है, जैसे सिंपली जो लड़की हाँ फेस करती है मोलेस्टेशन फर्स्ट स्टेप होता है, तो 354 में हाँ। आईपीसी में है। और अभी जो अपने निर्भया कांड के बारे में सुना होगा, जो काफी फेमस जी। हुआ था। जी, 2012 में जो दिसंबर में घटना घटी थी उसको लेकर के, तो वो उसने तो पूरा कानून को ही बदल दिया। उसके हम्म। बाद 2013 में अमेंडमेंट हो गया क्रिमिनल लॉ में, और काफी टाइट कर दिया गया है लड़कियों के लिए। अभी तो 354 को ही इतना ज्यादा अमेंड कर दिया गया है कि हर चीज के लिए अलग अलग ऑफेंस डिफाइन किया गया उसमें, और उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट भी डिफाइन किया गया। तो एक जनरल लड़की के लिए तो बहुत सारा है ही। अभी सिर्फ अच्छा। स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ जो कि हाँ, तो वो घरेलू महिलाएं अगले हैं उनके अगले बारे में। शुक्रवार को, हाँ, अगले एपिसोड में उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम रखेंगे। आज तो हाउसवाइफ्स के बारे में ही बात होती है, करते हैं। जी जी। जी। तो यही है, तो वही प्रोसीडिंग में बता रही थी आपको कि कैसे कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता है। तो सम्मान होता है, फिर दोनों पार्टी जैसे कि अपेयर कर जाते हैं, तो दोनों पार्टी को अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। तो जैसे मैंने गवाही की बात की थी, तो जब भी वो कंप्लेन के लिए आते हैं, तो लॉयर का ड्यूटी होता है कि आप पूछें, कि जो भी मैंने क्लियर किया कि 3 तरह का गवाह होता है। एक होता है जो चश्मदीद, जिसको आपने टर्म यूज किया, हाँ, जो आंखों देखी घटना आंखों देखी घटना। की होती है। सेकेंड थिंग हियर से, जैसे कि बगल अगल का लोग जो होता है, जो घटना को सुन सकता है, जिन्होंने क्या सुना है, वैसे हाँ। होती है। हाँ, वो जी, दोनों। समझ। और सेकेंड थिंग, इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी उन्हीं को आप बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट विटनेस कहने का जिनको आपने मतलब है बताया। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हो, आपसे कोई मतलब नहीं है उसको, हम्म। उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्टेड हम्म। विटनेस वो हो गया जो कि आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसको आपसे कोई रिलेशन है, जिसको इंटरेस्ट है, हाँ। दैट इज इंटरेस्टेड विटनेस। लेकिन जिसको ओके। आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको रहा कानून चलता ज्यादा कोई राइट। बंदा, जी, रहा उस चलता पे कोई कानून, बंदा। हाँ।
जी, तो उस पे कानून ज्यादा रिलाई करता है, जिसको इंडिपेंडेंट विटनेस, आई विटनेस तो है ही, प्लस इंडिपेंडेंट हाँ विटनेस जो होता है, क्योंकि उसको तो कोई स्वार्थ नहीं ना इस पार्टी से ना उस पार्टी से, अगर वो कुछ हम्म, बोल रहा है ना तो दैट इज ट्रू, ये मान के चलता है कोर्ट। तो उसकी गवाही जी पे रिलाई करता है कोर्ट। तो वही चलता है प्रोसीडिंग में कि दोनों पार्टी का जो भी गवाह हम लोग प्लेस करते हैं कि हाँ इतना इतना आदमी देखा है, तो एक एक करके सबको एग्जामिन करता है कोर्ट, और देखता है कि कौन क्या बोल रहा है, कितनी सच्चाई है। और उधर को पार्टी को भी मौका देता है कि अगर आप अपने तरफ से किसी को कुछ कहना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, किसी गवाह को खड़ा करना चाहते हैं, तो आप खड़ा कर सकते हैं। तो उस जी। तरह से दोनों पार्टी के हियरिंग होने के बाद ही वो कंक्लूड होता है ट्रायल। अच्छा। तो ये प्रोसीडिंग है जी, तो ये प्रोसीडिंग है। तो हर ऑफेंस के लिए अलग अलग जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, अलग अलग रैंक होता है जुडिशियल ऑफिसर का। जनरली चूंकि डोमेस्टिक घरेलू महिलाओं की हमने बात की, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट से ही शुरुआत होता है 498A का। तो उसमें मैक्सिमम 3 साल का सजा होता है, तो वो मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होता है उसको ट्रायल करना। तो इस तरह से प्रोसीडिंग होता है, तो इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए गवाह हम ही 10 गवाह दे दिए हैं बीइंग ए कंप्लेनेंट कि हाँ हम्म, इतना इतना आदमी मेरा घटना को देखा है, जानता है, सुनता है, तो फिर उतना आदमी को बुला के एग्जामिन करने में भी टाइम लगता है। इसलिए एक सही है। टाइम फ्रेम नहीं कर, एक कोर्ट एक टाइम फ्रेम नहीं कर सकता है। कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि मैं 6 महीना या 5 महीना में खत्म कर दूं। लेकिन सपोज दैट कि आज मैंने किसी को बुलाया कि आप आके गवाही दो, सम्मन किया मैंने, गवाही दो। हम्म, अब वो नहीं आ पाए, बीमार हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है किसी के साथ, बीइंग ए ह्यूमन हम्म, बीइंग, तो उसमें डिले हो गया। तो ऐसे करके डिले होता है। तो आम आदमी को ये लगता है कि सालों लटक रहा है, ये सही कंसेप्ट है। बन चुका है, सालों लटक रहा है। तो ये भी एक रीजन होता है। तो दोनों पक्ष इसमें लाइबल होते हैं इसके लिए। सिर्फ एक पक्ष को बोल देना कि हाँ ये चीज हो रहा है, तो भी गलत होता है। तो ये भी मैं मैसेज देना चाहूंगी जनरल लोगों को कि ऐसा नहीं है। कानून आपको बेहतर से बेहतर सुविधा देने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि जब वो जो आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर का बताया था कि आप उसके पास जा सकते हैं और उसको ही वो आपको प्रोटेक्शन देगा, मेडिकल एड देगा, रहने की जगह देगा, सब कुछ देगा, लेकिन वो कब तक देगा आपको? मतलब अगर आपका केस जब 6 महीने तक साल आपका भर चल अरेंजमेंट, रहा है, साल भर 6 महीना आपका चल रहा है केस, तो क्या तब तक देगा? एक सेकेंड। का फोन आ रहा है शायद। आपके कोई सवाल हो, कुछ आप और इस बारे में जानना चाहते हो, कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जरूर मैडम सुनीता जी से इस बारे में हम सवाल करेंगे। आपके जो भी दर्शक आप हमें जो देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है सुनीता जी का मे बी कोई कॉल आ गया है या वो डिस्कनेक्ट हो गई, वो जल्दी ही फिर ज्वाइन करेंगी। तब तक आप अपने कमेंट्स या अपनी राय यहाँ पर दे। फोन आने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई वो थी मैं। क्वेश्चन सारे जानकारी आपको फिर से प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सब हम उनसे शेयर करेंगे और उनसे उसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम व्यूअर्स? जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो सुनीता जी वापस आ चुकी हैं, और सुनीता जी आप आ चुकी हैं। चलिए, इस बहाने एक ब्रेक हो गया, तो अब आप आई हैं तो कुछ गुनगुना लीजिए, थोड़ा सा जी मूड भी चेंज हो जाएगा। जी जी, लॉ की बात कर करके थोड़ा सा ऐसे भी हेक्टिक हो हाँ, जाता है हम लोग को। थोड़ा सा सीरियस मूड हो गया, थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाए थोड़ा सा। और आज तो मैटर इतने सारे थे मेरे कि मैं रात भर उसी में जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही थी। काफी बिजी शेड्यूल रहा है। हाँ तो कोशिश करती हूँ लोगों को थोड़ा इंटरटेन भी कर दूं, और हाँ, खुद का थोड़ा भी। सा उनका भी मूड, हाँ, जी आपका भी मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा इतनी सारी जी मेरा प्रोसीडिंग्स तो प्रोसीडिंग्स सुन सुन के। जी जी। कौन सा गाना सुनाएंगे आज आप? चूंकि आज ना महिलाओं पे डेडिकेटेड है सारा कुछ, हाँ जी। घरेलू महिलाओं पे है। तो हाँ मुझे एक एक गाना का मूवी है अभिमान, जी। वो महिलाओं के श्रृंगार पे एक गाना मुझे याद आ गया।
तो मैं 2 लाइन मुझे याद है तो वो मैं गुनगुनाती हूँ। जी जी। हो तेरी बिंदिया रे, रे आए हाय तेरी बिंदिया रे, चैन लेने ना देगा सजन तुमका, रे आए हाय मेरी बिंदिया रे, मेरा गहना बलम तू, तो से सज के डोलूं, भटकते हैं तेरे ही नैना, मैं तो कुछ ना बोलूं, मेरा गहना बलम तू। तो फिर ये क्या बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं, तेरा कंगना, रे आए हाय तेरा कंगना रे, सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना, रे आए हाय बोली कंगना रे। वाह थैंक वाह यू। वाह 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 वाह, मजा आ गया, पूरा मूड फ्रेश हो गया। जो कुछ अभी तक इतनी सारी लॉ के बारे में जानकारी हाथ से ली थी वो हवा हो गई है, फिर से रिवाइंड करनी पड़ेगी आपको। जी तो कहाँ थे हम, लीगल प्रोसीडिंग्स पे। जी जी, लीगल हाँ, तो प्रोसीडिंग मेरा पे ये सवाल था आपसे क्वेश्चन कर रही थी उस वक्त। मुझसे। नहीं, हाँ, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी उस वक्त कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो कि हमें जो कि विक्टिम को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मेडिकल एड देगा, वो कब तक देगा? अगर केस 5-6 महीने चल रहा है तो 5-6 महीने वो प्रोवाइड करेगा, या जी जी, उसका भी जब कोई एक तक नहीं ड्यूरेशन है? उसमें, नहीं उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है। इसमें ये है कि जब तक आपको परेशानी है, जब तक कोई साधन आपका नहीं हो जाता रहने का, तब तक उनकी ड्यूटी है कि उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। नॉट नेसेसरी कि जब तक प्रोसीडिंग चल रहा है सालों साल, आपको जब तक हाँ। दिक्कत हो रहा है ना, जब तक आपको कहीं पे व्यवस्था नहीं हो जाती है परमानेंट रहने की कुछ, तब तक हम्म। वो शेल्टर देने का उसको राइट है। ही कैन गिव द शेल्टर टू द लेडी। यस। ओके। अगर जैसे अभी हमने कंप्लेन कर दी है, हमारा केस चला गया है, लेकिन अगर हम वापस अपने घर आना चाहते हैं तो जी जी जी, वो उसके लिए कोई सिक्योरिटी मिलती है हमें कि उसके बाद, केस होने के बाद हम पे और टॉर्चर होगा और तकलीफ दी जाएगी, तो उसके काफी लिए अच्छा कोई क्वेश्चन, काफी उसके अच्छा लिए कुछ क्वेश्चन है? आपने किया। जी हम्म। जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए होता क्या है ना कि हमने केस कर दिया, क्योंकि जी। मेरे साथ ऐसी पीड़ा हो रही थी कि मैं सह नहीं पा रही थी और मैंने केस कर दिया। इसका मतलब हम्म। ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए मैंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया, सब कुछ खत्म हो गया। इसी हम्म। में हमारा जो कोर्ट है ना, सबसे पहले तो ये कोशिश करता है ना 498A में, इनिशियल स्टेज में ही, कि जब आपका केस आ गया कोर्ट में ना, तो कोर्ट में शुरू में यही कोशिश की जाती है कि दोनों फैमिलीज को हम लोग सॉर्ट आउट कैसे करें, एमिकेबल सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, कि कैसे हम ओके। करा सकते हैं, घर को बसा सकते हैं। बीइंग ए लॉयर दैट इज आवर ड्यूटी, बीइंग ए जज देयर ड्यूटी इज टू डू दिस। और उसके लिए भी हम्म। बहुत सारा ये बनाया गया है, सुविधा बनाया गया है, मेडिएशन सेंटर बनाया गया है, कैंसिलेशन सेंटर बनाया गया है, कैंसिलेशन ऑफिसर बनाए गए हैं उसके लिए भी। ओके। ये कैसे हम लोग जी, कि हमारा पहला ड्यूटी होता है ना घरेलू महिलाओं के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए उनका घर को बसाना, सही पहला है। ड्यूटी। तो जैसे जैसे भी हम लोग सुनते हैं कि हाँ, अगर कुछ ऐसी पीड़ा है जो बिल्कुल भी नहीं मतलब सही जा सकती है, जिसमें कॉम्प्रोमाइज का क्वेश्चन नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन जहां पे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, आप हाँ। सिर्फ अपना नहीं सोच सकते, अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों का फ्यूचर भी हमको देखना है। तो जी। हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों पार्टी को मिला करके हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने का पहला स्टेप हमारा यही होता है।
तो उसके लिए कंसिलेशन किया जाता है। जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने झालसा के बारे में बोला था, जो लीगल हाँ जी। सर्विस अथॉरिटी है, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, या यहाँ पे हाई कोर्ट में झालसा है, तो वहां पे मेडिएशन सेंटर है। वहां पे अलग से अच्छा। ऑफिसर होते हैं जो कि लॉयर ही होते हैं, लॉयर होते हैं हम्म। जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरह से इस तरह की जो महिलाएं आती हैं उनको आप उनके मैटर को एमिकेबल सेटल कर सकते हैं, उनके घर को बसा सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अलग से जी। ट्रेनिंग दे करके उनको अपॉइंट किया जाता है। तो वो ओके। सुविधा है उनके लिए। सपोज दैट कि कोर्ट प्रोसीडिंग बहुत चल गया, उसके बाद अब हमको मन कर रहा है कि नहीं, हमको हम चाहते हैं, हम सेटल होना चाहते हैं वहीं पे जा करके, ठीक है, किसी तरह हम्म। मेरा आप ये कर दो। तो उसके लिए भी कॉम्प्रोमाइज का प्रोविजन लॉ में भी है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर ले तो वो प्रोसीडिंग वहीं पे हम लोग क्वैश करवा देते हैं, वहीं पे खत्म हो जाता है कॉम्प्रोमाइज बेसिस पे, जो भी प्रोसीडिंग इतना दिन तक चला। हाँ, हम्म। सेकेंड थिंग, अगर महिला ये चाहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए अभी मैं चली जाऊंगी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके, फिर बाद में मेरे साथ फिर वो सेम चीज ना और करे। टॉर्चर करेगा। हम्म। जी जी। तो उसके लिए भी बीइंग ए लॉयर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ऑर्डर सीट होता है ना कोर्ट का, उसमें उस चीज को हम लोग रखें कि काइंडली इट मे बी स्टेटेड दैट कि फ्यूचर में इसके साथ किसी प्रकार का गलत हरकत ना हो। नहीं। तो वो एक हाँ। कंडीशन इम्पोज करा करके, बहुत सारे केसेस मैंने खुद भी किए हैं बीइंग ए लॉयर, मैंने बहुत सारे ऐसे ओके। केसेस किए हैं जिसमें हमने शॉर्ट आउट कराने का कोशिश किया लोगों को, और बहुत सारे लोगों को घर भी बसाया, तो बहुत खुशी भी होती है ये देख करके कि सेटल हो गए, अभी लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। तो वही है महिलाओं के लिए कि उनको कंडीशन के साथ वो रखेंगे। और अगर वो कंडीशन को, एक चीज और उसमें क्या फैसिलिटी उन लोग के साथ है कि जो कंडीशन हम लोग लिखवाते हैं ना, दैट इज द लीगल ऑर्डर, दे कैन नॉट डिनाई। तो ओके। अगर उसको वॉलिड कर देना, वो अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है ना, तो अगेन दैट केस कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट दैट पर्सन। दैट इज द फैसिलिटी फॉर देम और कि फिर उसी वापस आधार वही पे। सारे प्रोसेस होंगे। अगर नहीं 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 अगर वो वायलेट नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट। सुनिए, डायरेक्ट नो सजा। नो नो नो, Then? डायरेक्ट सजा नहीं। जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना, उस कोर्ट में जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन होता है ना लॉ में, डिफरेंट डिफरेंट हम्म। प्रोसीडिंग है। तो हम लोग बीइंग ए लॉयर हम लोग को पता है कि कैसे करना है, बस आपको इन्फॉर्म करना है कि मुझे आपने भेजा था, ऐसे ऐसे कंडीशन आपने लिखवाए थे, लेकिन ये फुलफिल नहीं हुआ, अगेन दे आर टॉर्चरिंग मी, अगेन दे आर एब्यूजिंग मी, एवरीथिंग दे आर डूइंग दिस। तो फिर वो जब हमको इन्फॉर्म करते हैं, तो उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया है, उसी कोर्ट को हम ये इन्फॉर्म करते हैं, और जी। उनको जो रिलीफ मिला हुआ रहता है ना कोर्ट से केस को लेकर के, वो खारिज हो जाता है। अच्छा। तो ये एक सुविधा है, काफी अच्छा है उन लोगों के लिए चीज। तो बेसिकली तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस में हमेशा कोशिश करते हैं कि मैटर को शॉर्ट आउट कर दें और घर को बसा दें, और उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो उसी कोर्ट में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जो कंडीशन इम्पोज किया गया था, दैट हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। जी। और जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया दिमाग में कि जब महिला छोड़कर चली जाती है, घर छोड़कर समझो गई, उसने केस फाइल कर दिया और चली गई, तब अगर उसके बच्चे भी हैं तो क्या वो अपने बच्चों को साथ में लेके जा सकती है? उसका राइट्स है? हेलो। हेलो। हाँ, आप आपने सुन मेरा पा रही है क्वेश्चन मुझे? सुना? हाँ, मैं आपको सुन जी पा जी, रही मैंने हूँ, आपने सुना। क्वेश्चन सुना? हाँ। मेरी आवाज आपके यहाँ से वापस गूंज के आ रही है, एको हो रही है। तो चार्जर लगा दे। मैं जा रहा हूँ। चार्जर लगा दे। चले गए हैं वापस, उनका शायद फिर से कोई कॉल आ गया। तो क्या मैं एक बार कमेंट्स देख लूं? आपने कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी आ रही है। तो कमेंट्स कमेंट्स, सुनीता जी का कोई कॉल आ गया है। तो आप अभी सुनीता जी से जिस डोमेस्टिक वायलेंस पे बात हम कर रहे थे उसके बारे में हमने इतना जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं उनसे पूछने वाली हूँ वो यही है कि क्या वो बच्चों को साथ में लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है उसके बच्चे, और बच्चे अगर उसके साथ है तो वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। तो ये एक क्वेश्चन उनसे अभी पेंडिंग है, जो कि वो वापस ज्वाइन करती हैं तो हम वापस उनसे पूछते हैं कि
ये आगे क्या जाए। तो कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, मीडिया पंचायत और इंडिया मिक्स न्यूज जो ये नए पहल लेकर आई है आपको अपने अधिकारों से अवगत कराने का, कैसा लग रहा है? जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब तक आपके कमेंट्स नहीं आएंगे, आपके रिव्यूज नहीं आएंगे, हमें प्रोग्राम्स में और क्या करना है वो नहीं हो पाएगा। तो अनामिका जी 30 सेकंड और वेट करते हैं, वकील साहब आते हैं तो बढ़िया, नहीं तो फिर आगे अगले सेशन में आप अपने सवाल रखिए। जी, उनका शायद कॉल आ गया था बीच में। अगला प्रोग्राम 8:30 बजे है, सो अब आप ये सवाल आखिरी रखो, वो जुड़ गई हैं, ठीक है, मैं उनको लेता हूँ। जी जी कनेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो बार बार फोन किए जा रहे हैं, फिर से कर रहा है। एक सेकंड, मुझे 1 सेकंड टाइम दीजिएगा, मैं इसको ब्लॉक कर रही हूँ, 1 सेकंड टाइम दीजिएगा। मेहरा जी धन्यवाद आपका, आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। मेहरा जी लगातार लगभग हर प्रोग्राम देखते हैं हमारा। अच्छा जी, थैंक यू। लगातार कमेंट, रिव्यूज ही आगे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, जानकारी सही लग रही है, अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, यही हमारा सबसे बड़ा इनाम है एक्चुअली। तो सुनीता जी फिर से ज्वाइन हो चुकी है, हो रही है, नहीं हुई, वापस चली गई। कॉल आ रहा है उन्हें बार बार और इस चक्कर में, या फिर आ जाते हैं तो लास्ट। आपके कुछ क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बाद में भी पोस्ट कर सकते हैं, और हम उसके क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट फ्राइडे 7 o'clock वापस ये सेशन होगा। सुनीता जी हमारे बीच होंगी इंडिया अनामिका टॉक्स में, और हम इसी से रिलेटेड आगे कुछ और बातें करेंगे। वो अभी तो हमने सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस पे बात की है, आगे गृहिणियों के ऊपर हो रहे और भी सारे अधिकार हम जानेंगे उनसे। तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपके जानने वालों की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम जरूर उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओके, सुनीता जी ज्वाइन हो चुकी है। बहुत माफी चाहती हूँ, फोन आने की वजह से। बीइंग ए लॉयर देखिए हम लोग को भी बहुत सफर करना पड़ जाता है, इतने कॉल्स आते हैं, और वर्चुअल में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है, नो इश्यूज। तो मेरा लोगों को आपकी इंफॉर्मेशन बहुत पसंद आ रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत इंफॉर्मेटिव लग रही है, कमेंट्स में काफी सारे आ रहे हैं। और मैंने उनसे कहा भी है कि कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में भी दे दें, जो हम अगले एपिसोड में वापस इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी शायद काफी कुछ है इसके बारे में बताने के लिए या इस पे डिस्कस करने के लिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अभी तो। मतलब मुझे क्या लगता है कि अभी जस्ट 1-2 पॉइंट, मतलब एकदम स्टार्टिंग है, ये बहुत कुछ है। इट्स नॉट लिमिटेड, इट्स वेरी वाइड। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा ये था कि क्या वो बच्चों को भी साथ में लेके जा सकती है जब वो घर छोड़ के जाती है, तो क्योंकि बच्चे ही सबसे बड़ी कमजोरी है उस। जी जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे मैं महिलाओं के बारे में बात बोल रही हूँ ना, तो जनरली जैसे अगर बच्चे छोटे हैं, माइनर बच्चे हैं, तब तो वो कोर्ट कंसिडर करता है मदर को ही कस्टडी देने का। लेकिन बच्चे अगर बड़े हैं तो दे कैन डिसाइड। सेकेंड थिंग, जैसे मेंटेनेंस की बात भी मैं अगले एपिसोड में करूंगी, तो इसमें वो बच्चों को भी अपने साथ रख सकते हैं। मेजर बच्चे तो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनके साथ, उनको किनके साथ रहना है। अगर वो अपनी माँ के साथ रहते हैं और इस तरह का प्रोसीडिंग चल रहा है, एंड द हस्बैंड वाइफ आर नॉट लिविंग टुगेदर, दे आर लिविंग सेपरेटली एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, तो वो बच्चों को अपने साथ रख सकती है, अपने कस्टडी में रख सकती है, और उसका भी भरण पोषण मेंटेनेंस वो हस्बैंड ही देगा। ये एक बहुत बड़ा अधिकार महिलाओं को दिया गया है। पत्नी को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बच्चों को भी भरण पोषण करने का उसका पूरा वो पेमेंट करेंगे उनके हस्बैंड, उनकी ड्यूटी है। शादी की है और इफ द वाइफ इज नॉट कैपेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, और तो वो
उनसे मेंटेनेंस लेने का अधिकार रखती है, बच्चों के कस्टडी लेने का अधिकार रखती है। बेसिकली माइनर बच्चे, अगर बच्चे छोटे हैं, अभी बिना माँ के नहीं रह सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट भी कंसिडर करता है कि बच्चे उनके कस्टडी में रहें। जी जी तो ये तो इस अभी हमारा इतना तो डिस्कशन हो चुका है कि बच्चे ले जा सकती हैं, घर छोड़ के जा सकती है, FIR करा सकती है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है। इसके आगे के प्रोसेस और इसके आगे जो जो और भी लॉज एंड अधिकार हैं हमारे, वो हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होगा अगले शुक्रवार को 7 बजे, वही हमारी प्यारी सुनीता जी के साथ। तो सुनीता जी, आप कुछ लास्ट नोट देना चाहेंगी अपने व्यूअर्स को? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कानून आपके साथ है, जानकारी देना हमारा काम है। आप जानकारी लीजिए और हमसे जिस तरह का भी हेल्प आपको चाहिए हम करने को तैयार हैं। बस आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी व्यथा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हम अपना ईमेल आईडी भी रिफ्लेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से, तब उसमें आप ईमेल करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। अभी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं दूंगी। डोंट वरी, बस यही बोलूंगी, चिंता ना करें, कानून आपके साथ है। तो देखते रहिएगा अनामिका टॉक्स शुक्रवार को 7 बजे, और कल फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए इसके साथ, मीडिया पंचायत और इंडिया मिक्स न्यूज की तरफ से। सिया, बाय बाय। बाय सुनीता बाय जी।